नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जिस समय दिल्ली में पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट कर रहे थे, जिस समय दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 देशों के प्रतिनिधि एआई सेक्टर इनोवेशन पर चर्चा कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आए हुए थे, उसी समय गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में की। क्या यह महज संयोग था या समय के फ्रेम में फंसी दुनिया के बदलते ऑर्डर के गहरे संकेत वाली कोई तस्वीर थी? पाकिस्तान से शहबाज शरीफ तो दौड़ते हाँफते वॉशिंगटन पहुंच गए। फील्ड मार्शल मुनीर को क्या हो गया भाई? वो क्यों नहीं गया? आखिर मोदी की कूटनीति में मुनीर किस फजीयत में फंस गया है, आज आपको बताऊं। क्या वजह है कि ट्रंप के तमाम पैतरों के बावजूद भारत गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुआ? क्यों मोदी के फैसले को नई दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? हर पॉइंट पर आज बात हो। लेकिन एक जगह भारत ने एंट्री की है, वो है पैक्स सिलिका अलायंस। आखिर इससे भारत हासिल क्या करने जा रहा है? क्यों यह बात एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत शानदार और बेहद सिलेक्टिव तरीके से ग्लोबल बिसात पर अपनी चालें चल रहा है? आज की एक्स्ट्रा क्लास में इन सारे बातों पर आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये अस्थिरता के दौर में फंसी है। एक साल पहले ट्रंप टैरिफ और अमेरिकी अधिनायकवाद की उठी लहर ने जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल मचाई। आज हाल ये है कि ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के अनिश्चित दिमाग ने दुनिया की राजनीतिक धुरी को भी बदला है। पश्चिम अब वो पश्चिम न रहा। ग्लोबल साउथ अपनी सशक्त आवाज उठा रहा है। नई व्यापार संधियों और शांति के सूत्रों की खोज में दुनिया का भरोसा है भारत। Prime Minister Modi is the boss. तो चैप्टर यहीं से शुरू होता है आज का। दोस्ती, डिप्लोमेसी, डील और ट्रस्ट का चैप्टर। वो अध्याय जो जियोपॉलिटिक्स की दिशा को तेजी से बदलने वाला है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी नई भूमिका को लेकर काम शुरू भी कर दिया है। दुनिया मानने लगी है कि असंतुलित होती वैश्विक राजनीति में भारत एक बैलेंसिंग पावर है। इसी साल की शुरुआत में यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स से शुरू करने से लेकर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तक और फ्रांस ब्राजील से अहम समझौते तक भारत ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि भारत सिर्फ डील भर नहीं कर रहा, बल्कि बदलती दुनिया में एक भरोसेमंद और मजबूत दोस्त के रूप में अपनी पहचान भी बना रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही यूनाइटेड नेशन के महासचिव और आईएमएफ की चेयरमैन की मौजूदगी के बीच भारत ने दुनिया को बता दिया कि एआई के ग्लोबल मंच पर वो भविष्य का लीडर है। तो वहीं फ्रांस और ब्राजील के साथ भारत की टीम ने दोस्ती, डिप्लोमेसी, ट्रेड और ट्रस्ट के सूत्र पर जियोपॉलिटिक्स की एक नई विंडो खोली है। 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में भारत एक उभरती शक्ति भर नहीं है, बल्कि एक निर्णायक बैलेंसिंग पावर भी बन चुका है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एशिया प्रशांत से लेकर यूरोप और मध्य पूर्व तक भारत की कूटनीति मल्टी लेयर्ड, व्यावहारिक और परस्पर हितों पर आधारित है। भारत ग्लोबल साउथ के एक सशक्त और संवेदनशील लीडर के तौर पर आकार ले रहा है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग
दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। इस बीच एक बड़ी घटना अमेरिका में घट चुकी है। ट्रंप परेशान है। ट्रंप के जिस टैरिफ के आगे भारत नहीं झुका, अडिग रहा, अब वही टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित किया जा चुका है, ये कहते हुए कि ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। बीते करीब 1 साल से दुनिया के देशों पर टैरिफ बम फोड़ रहे ट्रंप का बम अब खुद उन पर फूटा है। ऐसा कि ट्रंप सन्नाटे में है। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके ने ट्रंप को और अस्थिर कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब 150 से 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि राशि लौटानी होगी या नहीं। सवाल यह है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में ट्रंप टैरिफ पर आए फैसले के बाद क्या कोई असर पड़ेगा? हालांकि एक्सपर्ट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिकन टैरिफ 18 से घटकर 15% हो सकता है, जो कि बौखलाए ट्रंप ने फैसला आने के बाद अस्थायी तौर पर लगाया है। तो क्या ट्रंप की नई बौखलाहट का असर भी जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा? इसका आकलन समय करेगा। फिलहाल तो पाकिस्तान चलते हैं, जहां चर्चा में है ये एक तस्वीर, शहबाज की उठक बैठक की तस्वीर। ट्रंप को एक पपेट तो मिल ही गया है, एक या दो पपेट, एक शहबाज, दूसरा मुनीर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इन दोनों पपेट्स को ट्रंप गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मनोरंजक मंडल में रख चुके हैं, ताकि गाजा के पीस वाले बोर्ड में माहौल थोड़ा हल्का फुल्का बना रहे। बोर्ड ऑफ पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ की बदन भाषा से लेकर उनके वाक्य विन्यास तक पर खूब फप्तियां कसी। इस वीडियो में शहबाज ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप शहबाज के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई उनसे गले मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा। वैसे तो शहबाज की हाइट ट्रंप से कम है, लेकिन इस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान के कद को दुनिया के सामने घटा दिया। पाकिस्तानी अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हरकतों पर फायर हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि दुनिया के हर मंच पर आखिर भिखारी वाली बदन भाषा और भाव के साथ शरीफ और उनके फील्ड मार्शल क्यों खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि मुनीर ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में जाने से कन्नी काट ली कि बम अगर आगे कभी फूटे भी तो शहबाज पर, क्योंकि बम फूटना तो तय है। अगर सेना भेजी तो पाकिस्तान के भीतर, और अगर नहीं भेजी तो ट्रंप फोड़ेंगे। कुल मिलाकर न मुनीर बचने वाला है और न ही शहबाज। दरअसल मुनीर और शहबाज ट्रंप के ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। गाजा बोर्ड ऑफ पीस न मुनीर एंड शहबाज से उगला जा रहा है, ना ही निगला जा रहा है। फजीहत ऐसी कि आगे बढ़े तो मरे, पीछे पलटे तो मरे। अब आप सोचिए जरा, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की भूमिका क्या? भाई पैसे तो है नहीं कि गाजा के विकास के लिए दे दोगे, अपना विकास कर ही नहीं पा रहे। शहबाज तो इस चक्कर में बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में पहुंचा था कि क्या पता लेने देने में $150 उनकी जेब में गिर जाएं, खर्चा चल जाएगा। इसे समझिए ऐसे कि बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका के अलावा शामिल 9 मुस्लिम देशों ने गाजा विकास के लिए $7 अरब की राशि देने की घोषणा की। जिन देशों ने यह पैसे देने का वादा किया है उनमें कजाकिस्तान, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत का नाम शामिल है। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान क्या करेगा? जिसको खाने के लाले पड़े वो पैसा कहां से देगा? पिछले दिनों शहबाज शरीफ को आपने सुना ही था कि वो खुद ही बता रहे थे कि कैसे भीख मांगने के लिए हर जगह चले जाते हैं तो नजरें झुकानी पड़ती हैं। इस बयान में उन्होंने मुनीर को भी लपेट लिया था।
तो क्या इसलिए इस बार मुनीर अमेरिका गया ही नहीं? मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम है। इस्लामिक आतंकवादियों के बल पर चल रही पाकिस्तानी सेना के लिए संकट बड़ा हो गया है, क्योंकि गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसा तो है नहीं। सेना है, लेकिन सेना अगर गाजा गई तो ये सीधे सीधे उस आतंकी संगठन हमास और उसके आतंकवादियों को चुनौती देना होगा जिसकी हिमायत पाकिस्तान करता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत हो सकती है। शहबाज शरीफ की मुश्किल पाकिस्तान में बढ़ सकती है। पाकिस्तानी आतंकी शहबाज मुनीर के खिलाफ हो सकते हैं, और अगर गाजा में सेना नहीं भेजी तो ट्रंप मुनीर शहबाज को छोड़ने वाले नहीं। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती और उसमें पाकिस्तानी सेना को भेजने की शर्त वास्तव में शहबाज और मुनीर दोनों के गले की हड्डी बन चुकी है। यही वजह रही कि वॉशिंगटन पहुंचे शहबाज ट्रंप से बायलैटरल मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ट्रंप ने समय ही नहीं दिया। वजह इस्लामाबाद वॉशिंगटन टेंशन बताई जा रही है। पाकिस्तान ने अभी तक गाजा पीस फोर्स में शामिल होने की हामी नहीं भरी है। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पर एक और बड़ी हेडलाइन बनने वाली है पीएम मोदी के इजराइल दौरे की। एक जबरदस्त, शक्तिशाली और संवेदनशील रिश्ता है भारत और इजराइल का, दोस्ती, भरोसे और व्यापार का। 25-26 फरवरी को पीएम मोदी दूसरी बार इजराइल के दौरे पर होंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2017 में इजराइल पहुंचे थे। रक्षा संबंधों के नजरिए से पीएम मोदी का इजराइल दौरा बेहद अहम है। रक्षा समझौतों में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, लेजर हथियार, लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलें और ड्रोन का संयुक्त विकास शामिल है। भारत खास तौर से अपने मिशन सुदर्शन के लिए एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के संयुक्त विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका उद्देश्य है भारतीय क्षेत्रों को लंबी दूरी की मिसाइलों के खतरे से बचाना। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइल प्रणालियों में इजराइल की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा बेहद ताकतवर है और इजराइल को इसमें विशेषज्ञता हासिल है। हाल के युद्धों में उसने जबरदस्त ताकत दिखाते हुए दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही ढेर दिया है। अमेरिका ट्रेड डील के बाद अगर कुछ लोग ये सोचकर बैठे हैं कि भारत अमेरिका के संबंध अब पुराने दौर में लौट चुके हैं, तो इस सोच को जितनी जल्दी बदल दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सच यही है कि पीएम मोदी बहुत धैर्य के साथ कूटनीतिक रूप से सधी हुई चालें चल रहे हैं। ट्रंप हर मंच से मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, हर मंच पर मोदी का जिक्र करते हैं, पर नरेंद्र मोदी ने एक मित्र के तौर पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं ऐसे बयानों पर दी। कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक वही हाल है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर, लेकिन संदेश क्लियर है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर और कारोबारी तौर पर संबंध अब चलेंगे। इससे ज्यादा वो वार्म फ्रेंडशिप वाली बात नहीं रहेगी। हाल के कुछ महीनों में चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा हो, यूरोपीय यूनियन के नेता हो, सबके साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री और दोस्ती शानदार दिखी। और आप गौर करिए, ये वो नेता हैं जिनका मजाक ट्रंप उड़ाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया में एक नए गठबंधन की आहट तो नहीं है। संकेत तो मैक्रों के उस बयान से भी निकाले जा रहे हैं जो उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को लेकर दिया कि हमारे पास सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी नहीं है, हमारे पास एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत रुकने को तैयार नहीं। अपने विकसित भारत के लक्ष्य के साथ मोदी दुनिया भर में मित्रता संदेश लेकर निकले हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बजाय मोदी हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कहते हैं। सच ये है कि मोदी के ट्रस्ट, ट्रेड और ट्रांसफॉर्म की ट्रिनिटी ने भारत पर ईस्ट से वेस्ट तक भरोसा बढ़ाया है। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के इसी सूत्र ने दुनिया को अपनी ओर खींचा है। आज के दौर में ट्रंप और अमेरिका की नीति के चलते वेस्ट की परिभाषा बदल चुकी है। आज वेस्ट का मतलब सिर्फ
अमेरिका है। भारत ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है। पिछले कुछ सालों में यूरोप ने भी अपने आप को अमेरिका के साए से निकालकर अलग खड़ा करने की कोशिश की है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है ट्रंप की यूरोप को ह्यूमिलिएट करने की पॉलिसी। लिहाजा भारत ने अपनी नीति में यूरोप पर फोकस करना शुरू किया है। यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुई, फ्रांस के साथ मजबूत रक्षा समझौता हुआ, एआई समिट में स्पेन, फिनलैंड जैसे यूरोप के 26 देश शामिल हुए, तो वहीं भारत यूके के बीच अहम फ्री ट्रेड डील भी हो ही चुकी है। मोदी भारत के लक्ष्यों को लेकर अपने क्लियर रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही रणनीतिक गठबंधन है पैक्ट सिलिका, जिसमें भारत की एंट्री हो चुकी है। भारत की अगुवाई वाले इस संगठन के जरिए क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की सप्लाई चेन को बनाए रखने का लक्ष्य है। माना यह जा रहा है कि पैक्ट सिलिका क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की सप्लाई चेन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस संगठन के बनने के बाद चीन की क्रिटिकल मिनरल और परमानेंट मैग्नेट की मोनोपोली पर असर पड़ेगा। पैक्ट सिलिका पहल क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और एआई से जुड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, कतर, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। आधुनिक विश्व को चलाने के लिए जिस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है, उसमें भी भारत अब दुनिया के टॉप देशों के साथ आने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर एक साथ काम कर रहा है। भारत के इसी विजन पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। यही भरोसा बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत की पहचान को और मजबूत कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में भारत एक प्रभावशाली कूटनीति, स्थायी और तेज अर्थव्यवस्था, रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता, टेक्निकल इनोवेशन और ग्लोबल साउथ की दमदार आवाज के तौर पर अपनी लीडरशिप की दावेदारी रखता है। एक दशक में भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी तस्वीर बदली है। बदलते ग्लोबल ऑर्डर, युद्धों और ट्रेड प्रतिस्पर्धा से बने अविश्वास के माहौल में भारत एक उम्मीद की तरह है, एक भरोसेमंद दोस्त भी, एक विश्वसनीय पार्टनर भी और मुश्किल दौर में दुनिया को जोड़ने वाला एक अहम केंद्र भी। इसलिए दुनिया कहती है कि नया भारत मोदी नीति की सबसे मजबूत तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी बार बार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं और संकल्प की इसी कसौटी पर कसकर भारत आज नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है, रोज नए नए इतिहास रच रहा है। कल ही नई दिल्ली में एआई समिट का समापन हुआ, जिसमें भारत के एआई सुपर पावर बनने की झलक दिखी। और इसी समिट के करीब भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसा करार हुआ जिससे बनते सशक्त भारत में एक नया चैप्टर जुड़ गया। फ्रांस और भारत की इस डील से मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी हुई होगी। अमेरिका और चीन जैसे देश अलर्ट मोड में होंगे। लाहौर से इस्लामाबाद तक अभी से ही ये कमेंट्री चलने लगी है कि बॉस खरीदे हुए राफेल से ही भारत पाकिस्तान का भूत बना देता। अब तो भारत में राफेल की फैक्ट्री लगने वाली है, तो पाकिस्तान का क्या ही होगा। पाकिस्तान में अलग लेवल का खौफ चल रहा है और ये हम नहीं कह रहे, वहां के लोग ही कह रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वो जब उड़ान भरता है, आसमान थर्रा उठता है। उसकी गरज से कायनात कांप उठती है। वो जो सरहद की ढाल है, दुश्मन का काल है। उसी राफेल से एक बार फिर से पाकिस्तान खौफ से बेहाल है। भारत में ही बनेंगे राफेल, पाकिस्तान में खौफ का ब्रेक फेल। हिंदुस्तान की सरहद का ढाल, पाकिस्तान डर से बेहाल। जिन्नापुर में डर है,
2026 में भी मई वाला मंजर है। बॉर्डर पार के आतंकी मुल्क में इन दिनों ऐसी ही दहशत है। लाहौर, कराची से लेकर पेशावर तक एक ही बहस हो रही है। 26 की फरवरी में पाकिस्तानियों को 25 की मई वाला डर सता रहा है। वैसे तो पाकिस्तान राफेल के नाम से ही घबराता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल का जिक्र आते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फर्जी फौजी जनरल और पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी बिलों में दुबक जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्यों राफेल से बारूद बरसने का खौफ है, ये जानना जरूरी है। असल में रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एजुकेशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान देश में बनाने की मंजूरी दी थी। ये मेगा डील 3,60,000 करोड़ की होगी। इस मेगा डील के तहत भारत 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। डील के मुताबिक 18 जेट फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे। बाकी 96 जेट्स को भारत में असेंबल किया जाएगा। यानी दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान अब भारत में ही तैयार होगा। यह देश का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और फ्रांस की दोस्ती देख पाकिस्तानियों को जिन्ना के मुल्क का स्याह मुकद्दर नजर आने लगा है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों ने जिस तरह पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों के ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील किया, उससे पड़ोस का आतंकी मुल्क अभी तक सदमे में है, जो अब और बढ़ने वाला है। पाकिस्तानी मानते हैं, जानते भी हैं कि जिस तरह जिन्ना के मुल्क की करतूतें हैं, उससे राफेल से बारूद पाकिस्तान पर ही बरसना है। इसीलिए मातम अभी से मनाया जा रहा है। ये तो शुरुआत है। जिस तरह से भारत की तैयारी है, उससे पाकिस्तान का परमानेंट पाताल में समाना तय है, क्योंकि फ्रांस ही नहीं, दुनिया का हर ताकतवर और तरक्की पसंद देश हिंदुस्तान के साथ है। अब इस साल जनवरी की ही बात कर लीजिए। रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर कमाल का ऑफर दिया। कहा कि भारत के लिए सुखोई 57E स्टेल्थ फाइटर जेट का पूरा पैकेज रेडी है। अगर ऑफर कबूल करते हैं तो राफेल से भी आधी कीमत पर रशियन फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को सुखोई 57 की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और लोकल प्रोडक्शन करने का ऑफर भी दिया। यानी भारत अपने देश में यह फाइटर जेट बना सकता है और उसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब ये जानिए कि रूस जिस Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर इस तरह का ऑफर दे रहा है, वो कितना ताकतवर है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी आसानी से रडार में दिखाई नहीं देता। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकता है। सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल ले जा सकता है, जो कि आवाज से 10 गुना तेज उड़ती है। हिमालय जैसे इलाकों के लिए परफेक्ट है। 20,000 मीटर ऊंचाई तक ये जा सकता है। पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है। बहुत तेजी से टर्न ले सकता है, जिसमें डॉग फाइट में यानी कि आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमानों से सीधी लड़ाई में ये बहुत ताकतवर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि विमान का रखरखाव भी काफी सस्ता है। एक और जरूरी बात ये कि भारत के पायलट्स को सुखोई 30 MKI का तजुर्बा है। उस हिसाब से सुखोई 57 भारतीय पायलट्स आसानी से उड़ा पाएंगे। और भारत को अपने एयरफोर्स को और ताकतवर बनाने की जरूरत भी है, क्योंकि देश की एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। लेकिन इसी साल सितंबर में MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद एयरफोर्स के सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचकर रह गए। 42 स्क्वाड्रन के हिसाब से बात करें तो देश को अभी 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है। और सरकार 2026 में इस कमी को हर हाल में पूरा करने का टारगेट बनाकर चल रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान को देखें तो स्क्वाड्रन के मामले में वो अब अपने देश से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स फिलहाल 25 स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेट हो रही है। इधर चीन के एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की संख्या भारत से 2 गुना से भी ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार लगातार नए लड़ाकू विमान खरीद रही है। फ्रांस से और राफेल खरीदे जा रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान में खौफ गजब का है। पाकिस्तान में यह परमानेंट रोना है, जो अब जिन्ना के मुल्क के वजूद खत्म होने के बाद ही थमेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब धरती, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला करने की क्षमता से पूरी तरह से लैस होगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। 2 स्टेज वाली K4 मिसाइल के पहले भी कई परीक्षण समुद्र के भीतर सबमर्सिबल प्लांटून प्लेटफॉर्म से किए जा चुके हैं, लेकिन यह पहली बार था जब K4 बैलिस्टिक मिसाइल को INS अरीघात से दागा गया। असल में INS अरीघात देश की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है।
जिससे बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। 6000 टन वजनी ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलती है और परमाणु हथियार वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी को 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस सबमरीन का एंड्योरेंस कमाल का है और हफ्तों या यूं कहिए कि कई महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती है। INS अरिघात से K4 मिसाइल के कामयाब परीक्षण ने साबित कर दिया कि भारत जल थल नभ से परमाणु हमला करने में सक्षम है और ये खबर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की नींद उड़ाने वाली है। अब जरा K4 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत भी जान लीजिए। इस मिसाइल की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स में 3000 से 4000 किलोमीटर तक भी ये रेंज बताई जाती है। मिसाइल की लंबाई 12 मीटर, डायमीटर 1.3 मीटर है। इसका वजन करीब 17 से 20 टन है। पेलोड की बात करें तो 2 टन वजन तक परमाणु वॉरहेड ये ले जा सकती है। मिसाइल 2 स्टेज वाली सॉलिड रॉकेट या यूं कहें कि ठोस ईंधन से चलती है। पानी के नीचे से लॉन्च की जा सकती है। 3D मैन्यूवर करने में सक्षम है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से भी आसानी से बच सकती है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करती है। 2025 में देश के डिफेंस सेक्टर ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। भारत अमेरिका और चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पावर बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोबे इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना और कामयाबी का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। भारत ने मार्च 2026 तक डिफेंस एक्सपोर्ट में 30,000 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट रखा है, जिसके 2029 तक 50,000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। 2026 दिसंबर तक डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के वैल्यू को 1,60,000 करोड़ से ज्यादा करने का टारगेट रखा है। इसे भी 2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट है। सरकार चाहती है कि 2027 तक हथियारों में 70% आत्मनिर्भरता हासिल कर लें। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2025 में 92% कॉन्ट्रैक्ट घरेलू कंपनियों को दिए गए। भारत 3 कैडेट ट्रेनिंग जहाजों की डिलीवरी 2026 में शुरू करने वाला है। इसके अलावा एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम की टेस्टिंग भी अप्रैल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई सभी यूनिट्स 2026 में मिल जाएंगी। भारत को अब तक 4 में से 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। कुल मिलाकर भारत दुश्मनों की हर चाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है और डिफेंस के मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्दीक फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट की मेगा डील को मंजूरी करती है। साफ है कि आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों की हर साजिश का उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसे माओ और जिन्ना के मुल्क अच्छी तरह से समझते हैं।